तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आज आ गया है हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, 10th क्लास का। तो ये जो है वीडियो जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में बन रहा है, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा-सा हम बताने की कोशिश करते हैं कि बहुत डीप थोड़ा-सा और समझ में आए, लॉजिकल समझ में आए, अच्छे से समझ में आए हर एक चीज़। इसलिए ये पार्ट 1 पार्ट 2 में है। तो अच्छे से एन्जॉय करिए, पढ़िए, ठीक है? तो आज चैप्टर है भाई केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। अच्छे से पढ़िए भाई साहब, एग्जाम दीजिए और फोड़िए, ठीक है? ओके। हाँ जी। आइए तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहले कि हमें कौन से आज टॉपिक पढ़ने हैं। आज हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है उसका? इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, हम उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक। ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन इस ये भी चैप्टर का ही नाम है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है अब हमें ये पढ़ेंगे, अगला टॉपिक। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो हमने पढ़ ली सर, उसके बाद हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करना होता है। ये टॉपिक भी पढ़ना है और इसके दो तरीके बताएंगे। मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा। वो पहला तरीका होगा इसका एनसीईआरटी मेथड। पहला मेथड कौन सा होगा? एनसीईआरटी मेथड, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। दूसरा एक मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड, जो कि एनसीईआरटी में नहीं होता और ये बड़ा ही यूजफुल मेथड है। उसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है? राइटिंग इक्वेशन आफ्टर बैलेंस। अब आपने केमिकल इक्वेशन लिख ली, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, उसके बाद केमिकल इक्वेशन में कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, वो लगाने होते हैं, वो इसमें हम सीखेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप कौन से होते हैं। बेसिकली केमिकल रिएक्शन के काफ़ी टाइप हैं, 4-5 टाइप होते हैं, वो हम देख लेंगे कौन से होते हैं। और उसमें इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। देन आता है इफेक्ट्स इन डेली लाइफ। ये वैसे तो हमारे सिलेबस में ज़्यादा है नहीं है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इफेक्ट्स इन डेली लाइफ में, ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि हम कोई दिक्कत ना हो, आगे जाके बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक हमारे पास आया है केमिकल रिएक्शंस। क्या आया पहला टॉपिक हमारे पास? केमिकल रिएक्शन। कि भैया केमिकल रिएक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जो होते हैं एटॉमिक बॉन्ड, और आपका एटम के बॉन्ड होते हैं, मॉलिक्यूलर के बॉन्ड होते हैं, मॉलिक्यूल बॉन्ड होते हैं। ये सब 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। बॉन्ड मॉलिक्यूल वगैरह क्या होता है, आयोनिक कोवेलेंट वगैरह, ये सब हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। तो हमारे जो बॉन्ड्स हैं, जो किसी भी केमिकल बॉन्ड रिएक्शन में कोई बॉन्ड्स हैं, उनका टूटना, कोई बॉन्ड का टूटना और बनना बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इन हिंदी मतलब सीधी बात ये कह रहा है। देखो अब ज़्यादा हम डीप में तो जाएंगे नहीं, नहीं तो अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम होता तो हम इसको पूरा समझते, बॉन्ड क्या होता है, कैसे क्या होता है। अब हमारे पास टाइम है नहीं, बोर्ड्स आने वाले हैं आपके, इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं समझा रहा हूँ सब चीज़, इस समझते चलना जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। क्या है कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग, बॉन्ड का ब्रेक होना और बनना बिटवीन डिफरेंट एटम्स, यानी कि कोई दो डिफरेंट एटम है, दो या तीन या चार जितने भी एटम है, डिफरेंट एटम के बॉन्ड का बनना, टूटना और जुड़ना, और उससे एक नया सब्सटेंस बनना। यानी कि क्या कह रहा है कि मान लो आपके पास दो कोई एटम है, ठीक है। अब उन दो एटम के जो बॉन्ड हैं वो टूट रहे हैं और जुड़ रहे हैं। उन दो बॉन्ड का टूटना और जुड़ना, और उससे एक नया सब्सटेंस बनना, यानी कि उससे एक नया प्रोडक्ट बनना, क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ओके सर, समझ गए। नेक्स्ट क्या है?
देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन मैटर। अच्छा, चेंजेस आए हैं यहाँ पे, मतलब इसकी फर्स्ट डेफिनेशन तो ये है, ठीक है। ये क्या है इसकी फर्स्ट डेफिनेशन, थोड़ा इसकी वो कम कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है जो कि हर जगह दी गई है, मतलब एनसीईआरटी वगैरह हर जगह दी हुई है आपको ये डेफिनेशन, ठीक है। अब दूसरी चीज समझना, हमने पढ़ा था कि दो टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं, मतलब मैटर में टू टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं। ओके, मैटर में दो चेंज होते हैं। क्या? पहला चेंज है फिजिकल, दूसरा चेंज है केमिकल। कौन सा है? पहला चेंज है फिजिकल एंड दूसरा चेंज है केमिकल। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है टॉपिक का? केमिकल रिएक्शन। तो हम कौन से चेंज के बारे में बात करने वाले हैं? केमिकल चेंज के बारे में। अभी फिजिकल चेंज के बारे में हम कोई बात करने वाले नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें ये समझाया गया है, चेंजेस ऑफ मैटर से हमें कुछ नहीं करना। हमें ये बोला गया है कि भाई दो चेंजेस ऑफ मैटर होते हैं, मतलब दो चेंज होते हैं, दोनों का नाम, एक का नाम क्या है? फिजिकल, दूसरे का नाम क्या है? केमिकल, ठीक है। अगला वो क्या कह रहा है कि एक केमिकल चेंज जब होता है, मैंने जैसे बोला केमिकल रिएक्शन हमारे टॉपिक का नाम है, तो मैं केमिकल चेंज से मतलब, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? जब कोई केमिकल चेंज अकर, यानी कि जब कोई केमिकल चेंज होता है, व्हेन ए केमिकल चेंज टेक प्लेस है, व्हेन ए केमिकल चेंज अकर्स, वी कैन से ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। केमिकल चेंज हो रहा है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट व्हिच मे बी अंडर एन इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट। ये भी एक डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। पहली वाली डेफिनेशन ये रही ऊपर, और दूसरी डेफिनेशन ये रही, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन आपकी ये है, थर्ड डेफिनेशन ये है। जो पसंद आए लिख देना, अगर ज्यादा नंबर में पूछा जाए तो सब टिप देना, सब छाप देना, ठीक है। यह बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है जहां पे कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट क्या होता है ना? रिएक्टेंट वो होता है जो कि रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो कि रिएक्ट करते हैं। जब कोई रिएक्टेंट, ठीक है, जब कोई रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट, जब कोई रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है या प्रोडक्ट में बदल जाता है, अब वो किसकी वजह से बदल रहा है? विच मे बी अंडर एन इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट। वो एक कैटलिस्ट के इन्फ्लुएंस में बदल रहा है, यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बदल रहा है। अब कैटलिस्ट क्या होता है? जो कि केमिकल रिएक्शन में मदद करता है। क्या होता है? जो कि केमिकल रिएक्शन में मदद करता है। इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है अभी, ऊपर ऊपर से जो मेन मेन चीजें वो समझ लो, ठीक है। पहली डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड किन्हीं एटम्स के बॉन्ड का, किन्हीं अलग अलग एटम के बॉन्ड का टूटना या जुड़ना और उनसे नया सब्सटेंस बनना या नया प्रोडक्ट बनना, वो होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन ने क्या बोला कि जब एक कोई केमिकल चेंज होता है तब केमिकल रिएक्शन होती है। जब कोई केमिकल चेंज होता है तो डेफिनेटली बात है, डेफिनेटली हमारी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि केमिकल रिएक्शन होगी ही होगी, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन ये बोल रही है केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। जब कोई रिएक्टेंट किस में बदल जाता है? प्रोडक्ट में। वो किसकी वजह से हो सकता है? वो कैटलिस्ट की वजह से हो सकता है। कैटलिस्ट जैसे क्या हो गया, आप हमारा प्लेटिनम मेन कैटलिस्ट बोला जाता है, मेन तो नहीं, मतलब आपके सिलेबस में प्लेटिनम बोला जाएगा, ठीक है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में सुना होगा, तो वो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। ठीक है सर, ये तो हो गया हमारा भाई कैटलिस्ट, वो सॉरी केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? हमारा अब नया टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? अब कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज होती है, किसी हर चीज के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? कि उसका कैरेक्टर क्या है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन बोले जाते हैं इसलिए क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब होगी तो ये चीजें, मतलब ये जो पॉइंट्स लिखे हैं वो आपको उसमें देखने के लिए मिलेंगे, केमिकल रिएक्शन में देखने के लिए मिलेंगे,
ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन का, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला, वो भी मैं बताता हूँ। पहले एग्जाम्पल देख लो, है ना। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यहाँ देखना जरा। एग्जाम्पल ये कहता है हाइड्रोजन है, ठीक है। ये जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन का बॉन्ड है। देन हमारे पास एक बॉन्ड है, मतलब एक एटम है ऑक्सीजन का, और ये वाला जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन का बॉन्ड है। नेक्स्ट एक हमारे पास बॉन्ड है वाटर का, मतलब हमारे पास जो वो बना वाटर, ये रहा हमारा वाटर, ठीक है। तो ये बात है, यहाँ पे ये समझना क्या है, यहाँ पे ये जो दोनों है तुम्हारे, कौन से दोनों, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तो है रिएक्टेंट्स। एक मिनट, हाँ। तो आपके जो ये दोनों हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको सही से कलर से लिखते हैं जैसे दिखे आपको, ठीक है। अब ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो दो हैं हमारे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये है हमारे रिएक्टेंट्स। क्या है ये, रिएक्टेंट्स, ठीक है। ठीक है भैया, ये रिएक्टेंट्स हो गए। क्यों, ये क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। और ये जो बना वाटर, ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल दिख रहा है हमें। वाटर जो बना हमारा, वाटर हुआ हमारा, वाटर है प्रोडक्ट, ठीक है। वाटर क्या है हमारा, प्रोडक्ट, ठीक है। वाटर है, वाटर इज प्रोडक्ट। तो अगर हम फर्स्ट केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से देखें, तो क्या वो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बना। अब यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तो कोई बॉन्ड है नहीं, है ना। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बना, और उस बॉन्ड के बनने से एक प्रोडक्ट जो नया बन के आया, वो बन के आया वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई। नेक्स्ट अगर दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से देखें, तो दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो हाँ, केमिकल चेंज होता है ना। यहाँ पे एक केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले गैसियस फॉर्म में, तो वो वाटर बन गया, ठीक है। चलो ठीक है, बन गया। अब जो है, आप एक बात बताओ मुझे, केमिकल चेंज क्यों है यहाँ, क्यों है कि आप वाटर को दोबारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं ना। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से जब वाटर बन गया, तो आप दोबारा वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी कर नहीं सकते, मतलब कर सकते हैं, है ना। अब इसको हम चेंज तो कर सकते हैं, वाटर एंड हाइड्रोजन, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक प्रोसेस लगेगी जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है उस प्रोसेस का नाम, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम इसको दोबारा चेंज कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस भी एक केमिकल चेंज है, मतलब केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन का टाइप होता है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। केमिकल चेंज क्या होते हैं, जहाँ पे क्या बोलते हैं, एक मिनट। केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज वो होते हैं जहाँ पे एक नया सब्सटेंस बनता है। क्या होता है, जहाँ पे चेंज के दौरान, यानी कि चेंज होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है, और उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, इन दोनों की प्रॉपर्टी अपनी अलग है, और वाटर की प्रॉपर्टी अलग है। अब बोलोगे कि हाइड्रोजन, तुम बोलोगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है वाटर, ठीक है। वाटर जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, मैंने बोला ठीक है। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, यहाँ एक केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज हो रहा है इसका मतलब, केमिकल चेंज हो रहा है इसका मतलब, केमिकल चेंज हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपका जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिसमैच करेंगी, और इन दोनों से अलग होंगी, ठीक है। बात इतनी सी ही है। हम ये देख रहे थे कि ये केमिकल रिएक्शन है, तो दूसरी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से केमिकल रिएक्शन हुई, क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन के हिसाब से देखें, थर्ड डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है
यहाँ पे रिएक्टेंट्स, ये देखो जो रिएक्टेंट्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो दो रिएक्टेंट हैं, गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसका नाम है, जिस प्रोडक्ट का नाम है वाटर। क्या नाम है उस प्रोडक्ट का? वाटर। ठीक है, तो ये तीसरी डेफिनेशन भी यही कह रही है ना। बट यहाँ पे एक चीज और लिखी है, इन्फ्लुएंस ऑफ ए कैटलिस्ट, है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो भैया कोई कैटलिस्ट है नहीं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट हो। यहाँ पे क्या लिखा है? विच मे बी, शायद हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है कि कैटलिस्ट लगे वहां पे। ठीक है, इतना सा ये था केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखो केमिकल रिएक्शन के। स्टेट ऑफ मैटर तो हमने सबने पढ़े हैं। पहला जो तुम्हारा चेंज है वो है चेंज इन स्टेट। अब स्टेट ऑफ मैटर तो सबने पढ़े हैं। क्या मेन स्टेट कितने होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वो बात अलग है, बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, एंड आपका जो एक और है प्लाज्मा, वो ने यहाँ पे नहीं गिन रहे क्योंकि यहाँ पे उनका कोई काम ही नहीं है। अभी हम ये देख रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे क्या पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, मतलब चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। आपकी जो केमिकल रिएक्शन हुई उससे स्टेट में चेंज आएगा, यानी कि उससे स्टेट में चेंज आएगा। आप देखना कैसे आया। हाइड्रोजन हमने ली थी गैसियस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। एंड ऑक्सीजन हमने ली थी, ऑक्सीजन भी हमने गैसियस फॉर्म में ली। ऑक्सीजन भी कौन से फॉर्म में ली? गैसियस फॉर्म में। बट हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ आपका ये वाटर, वो हमें मिला लिक्विड फॉर्म में। अरे, हमने तो गैसियस फॉर्म ली थी, है ना, हमने तो गैस में बनाया था, ये लिक्विड कैसे बन गया? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी चेंज हो स्टेट, जब भी स्टेट चेंज हो, अब ये मत कहना भैया वाटर गैस फॉर्म में मिलेगा। गैस में फॉर्म में भी मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकता है, सब फॉर्म में मिलता है वाटर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, जब भी आपको स्टेट में चेंज दिखे, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर में चेंज दिखे, समझ जाना केमिकल रिएक्शन हुई। ये जो कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, ये पता है क्यों लिखी है? इनका मतलब ये है आपको पहचानने में आसानी होगी। अगर आपको इनमें से कुछ भी एक भी पॉइंट नजर आ जाए, इसका मतलब वहां केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल चेंज हुआ है तो हो ही है केमिकल रिएक्शन। अब इनसे एक डेफिनेशन ये और बन जाती है कि अगर आपको ये चेंजेस दिख जाएं, ये सारे चेंजेस दिख जाएं, ये जो लिखी हैं, तो इसका मतलब ये सारे या इनमें से एक दो चेंज या एक चेंज दिख जाए, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। पहला चेंज क्या हुआ? पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई इसकी? चेंज इन स्टेट। स्टेट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, दूसरी चेंज क्या है? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का मतलब ये है कि आपने कोई दो रिएक्शन कराई और जो उनका रिजल्ट आया, उनका जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का, यानी कि जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट का कलर चेंज हो गया। यानी कि मान लो आपने दो व्हाइट पाउडर की रिएक्शन कराई और जो उसका प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट बना ब्लू, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई। ऐसा होता नहीं है ऐसे, लेकिन हैं कुछ केमिकल रिएक्शन जिनके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं लास्ट स्लाइड पे, जो हमारी लास्ट स्लाइड होगी इस पीपीटी की, पीपीटी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लास्ट स्लाइड पे मैं एक रिएक्शंस की लिस्ट लगा दूंगा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 10th की, चैप्टर 1 से। ठीक है, चैप्टर 1 से जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम उनकी लिस्ट लगा देंगे। ठीक, अभी देखो क्या है, चेंज इन कलर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये कंफर्म है, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या डाउन होगा, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या डाउन होगा। ठीक है, और इसी चीज को हम, रिएक्शन का एक टाइप होता है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो यही होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंड टेम्परेचर घटेगा तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ये हो गई शॉर्ट में बात खत्म। ये नहीं पूछा जाता क्या होता है, अगर पूछा जाएगा तो इतना सही लिखना होता है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। और एक एग्जाम्पल दे देंगे, वो भी हम ये आगे दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। क्या है? एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई
केमिकल रिएक्शन तो हो ही रही है, ये सारी केमिकल रिएक्शन ही चल रही है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के टाइम पे कभी कभी क्या होता है, गैस इवॉल्व होती है, यानी कि गैस रिलीज होती है। जैसे कि कोई रिएक्शन हो रही है ना, उसमें कभी कभी क्या होता है, CO2 निकलती है गैस, कभी कभी हाइड्रोजन निकलती है गैस, ठीक है। ये एक्टिविटी है, नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें भी देखने के लिए मिलेगी। मैं दिखाऊंगा, एक्टिविटीज भी हमने कवर करनी इसमें, ठीक है। एक एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, एक्टिविटीज का मतलब समझेंगे, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटी क्या होती है, कभी कभी केस स्टडी टाइप बन के आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब एक प्रेसिपिटेट क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना भैया प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है। और ये एक रिएक्शन का टाइप होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसमें इसके बारे में थोड़ा और देखेंगे। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड, क्या होता है, सॉलिड। अब बोलोगे सॉलिड कैसे हो गया भैया प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो होता है जब कोई रिएक्शन होती है, जब कोई रिएक्शन होने के बाद उसमें सॉलिड सॉल्ट बच जाता है, जो सॉलिड सॉल्ट बच जाता है वो होता है प्रेसिपिटेट। बाकी का इसका पीछे हम जरूर देखेंगे, मतलब इसकी जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे इसको क्या होता है ये, ठीक है। तो जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, जब प्रेसिपिटेट हमारा बना तो केमिकल रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेट बनेगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। ये रहा हमारा इतना सा टॉपिक खत्म, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इतना ही है, ज्यादा नहीं है इसमें, केमिकल रिएक्शन में ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, जैसा कि मैंने आपको उसमें पहले ही बताया था। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक, वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन, टॉपिक वाइज टॉपिक चलते हैं, है ना। अब देखो क्या है केमिकल इक्वेशन, जैसा कि चैप्टर के नेम में है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हमने रिएक्शन वाला पोर्शन खत्म कर दिया, अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं हमें, ठीक है, टाइप्स पढ़ने हैं। तो अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। अभी हमने ये समझ लिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अब ये समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बड़ा ही नॉर्मल और इजी सी चीज है, एक ही डेफिनेशन है, समझो क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब जैसे पीछे देखते हैं यहाँ पे जो है, ये एक रिएक्शन लिखी हुई थी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या लिखी हुई थी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये इसके नाम लिखे हुए थे, ये क्या लिखे थे, वर्ड, यहाँ पे इसके नाम लिखे हुए थे। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या बोलती है, कोई केमिकल रिएक्शन को उसके फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना, यानी कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने सबको पता है हमें हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H, ठीक है, H2 लिखते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, सही से लिख देते हैं H2O, ठीक। तो बस यही कह रही है कि रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन को उनके फॉर्मूले ऑफ मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूला के रूप में प्रेजेंट कर देना और उसको एक एरो मार्क से सेपरेट कर देना, वो केमिकल इक्वेशन होती है। जैसे देखो ये लिखी हुई है 2H2 गैसियस फॉर्म में प्लस O2 गैसियस फॉर्म में, एरो लगाया, एरो लगाना जरूरी है, गिव्स, इसको बोलते हैं गिव्स एरो को, 2H2O इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये क्या है, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या है, 2H2 प्लस O2 जो है मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, पहले ही बताया था, और H2O यानी कि वाटर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है, खत्म। केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना केमिकल इक्वेशन होता है। आपको वर्ड इक्वेशन मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, उस पर ध्यान मत दो, नहीं पूछा जा रहा है ये वर्ड इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है, पूछा क्या जाएगा, अगर वो भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बाई चांस एक नंबर में पूछ ले तो पूछ ले, इसके कोई चांस नहीं है, ठीक है।
तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूले के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना और एरो मार्क से सेपरेट कर देना, वो ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन टॉपिक खत्म। तो केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन तो खत्म हो गया, बट जो मेन टॉपिक है जिससे सवाल बनता ही बनता है और बनता रहेगा, मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। क्या टॉपिक है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। चलो इसको देखो क्या बोल रहा है ये। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन को सबसे पहली बात तो आती है कि बैलेंस क्या होता है। बैलेंस मतलब बराबर करना, किसी भी चीज को बराबर करना क्या होता है? बैलेंस। तो केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, केमिकल इक्वेशन को कैसे बराबर कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे बराबर करेंगे। केमिकल इक्वेशन को बराबर करने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, क्या लिखा है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, बैलेंस करोगे क्या, पहले तो ये देखो ना बैलेंस करना क्या है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन में एटम के जो नंबर है, जैसे देखो ये दो ये वाली एक केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल इक्वेशन लिखी है, इसमें कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन, तीसरा एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है H2O। एलिमेंट H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसके भी एलिमेंट वही है। कुल मिला के इसमें कितने एलिमेंट हो गए? दो एलिमेंट हो गए। ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए यहाँ पे? दो एलिमेंट हो गए। छोड़ो राइटिंग वाइटिंग छोड़ देना, अभी समझो केवल, नहीं लिख पाता सही से। ठीक है, दो एलिमेंट हो गए। ये क्या कह रहा है, हर एलिमेंट के, किसी भी केमिकल इक्वेशन में हर एलिमेंट के एटम का नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम कैसे होगा? रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में। ठीक है, ये समझो क्या बोल रहा है कि रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट प्रोडक्ट में होंगे, जो एलिमेंट रिएक्टेंट में है वही एलिमेंट प्रोडक्ट में होंगे, क्योंकि एलिमेंट तो भाई चेंज हो नहीं जाएंगे, केमिकल चेंज हो रहा है तो एलिमेंट थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। तो ये कह रहा है जो रिएक्टेंट में एलिमेंट है वही एलिमेंट प्रोडक्ट में है, बट जितने एटम, एलिमेंट तो वही है बट जितने एटम रिएक्टेंट में हैं क्या उतने ही एटम प्रोडक्ट में है। जैसे जो हमारी है ये वाली जो ऊपर रिएक्शन लिखी है इक्वेशन, वो ऐसे लिखी जाती है H2 प्लस O2 गिव्स H2, H2 प्लस O2 गिव्स H2, ये लिखी जाती है। ठीक है, ओके। ऊपर तो ऊपर क्या लिखा है? ऊपर बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है भैया, यहाँ देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एलिमेंट्स कितने हैं? दो। इधर भी दो ही है उधर भी दो ही है, एलिमेंट तो चेंज नहीं हो गए, है ना? एलिमेंट तो चेंज नहीं हो गए, एलिमेंट चेंज नहीं हुए बट एटम चेंज हो गए। यहाँ पे देखो पहला जो हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने एटम है हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में? दो। यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट में हाइड्रोजन में एटम? दो। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के कितने एटम है? दो। बट यहाँ पे कितना एटम है प्रोडक्ट में? एक। समझ में आई? यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, एक ही एटम है ऑक्सीजन का। इसका मतलब ये है कि भैया नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है। तुम्हारा रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट एटम है टोटल? चार। दो और दो चार। ठीक है, हाइड्रो मतलब जो और जो प्रोडक्ट बना तुम्हारा वाटर, उसमें कितने एटम है? दो और एक तीन, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, तीन। तो क्या चार और तीन बराबर है? नहीं ना, प्रोडक्ट में तीन ही है और रिएक्टेंट में चार है। हो गई गड़बड़ यार। तो यही कह रहा है कि हमें ये जो नंबर ऑफ एटम डिसबैलेंस हो रखे हैं, किसी में चार रिएक्टेंट में चार है तो प्रोडक्ट में तीन है, ये जो डिसबैलेंस है नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम का, इसी को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, यही है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब समझ में आया बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या है या बैलेंस किसे करना है? जो नंबर ऑफ एटम जो है हमारे, जो सेम नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिसबैलेंस हो रखे हैं, उन्हें बैलेंस करना है, उन्हें इक्वल करना है। ठीक है, अब ऐसा करना क्यों है? ऐसा करना ये देखो ये लिखा है
केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, बैलेंस होनी ही होनी चाहिए। क्यों? टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबने मास कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, जो हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो सबने पढ़ा है 9th क्लास में, ठीक है, एंटोनी लेवोइजियर ने दिया था। तो जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इससे ही हमने एक डेफिनेशन कंजर्वेशन ऑफ मास की बनाई है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का टोटल मास है, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का टोटल मास है, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसी से हमने क्या बनाई है, वो बनाई है डेफिनेशन, जो हमने बोली ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, यही डेफिनेशन बनाई है। और डेफिनेशन का क्या है, वो तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाते रहते हैं वो। चलो तुम बस इतना समझो कि केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या फॉलो करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर बैलेंस नहीं होगी तो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। और एक टॉपिक की हमारे से पूछेगा, मतलब टॉपिक नहीं, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? तो स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को, जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उसी को क्या बोले, उसी को बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। खत्म। इतना सही है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के अंदर, मतलब मेन जो डेफिनेशन वगैरह है बस इतनी ही है। हमें अब सीखना है कि बैलेंस करते कैसे हैं, ठीक है। क्या है, क्या सीखना है, बैलेंस करते कैसे हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये तो समझ लिया बैलेंस क्या करना है, क्यों करना है, ठीक है, क्या बोलती हैं। अब ये देखो बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहला मेथड, जैसे कि मैंने अब तुम्हें बताया था बैलेंसिंग में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मेथड। एनसीईआरटी मेथड को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, हिट एंड ट्रायल, वैसे पीछे लिखा होगा हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। चलो ठीक, देखो पहला मेथड है एनसीईआरटी मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके सर, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल क्या होता है? अब देखो हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब है। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये है, किसी भी चीज को, ये नहीं है कि हिट करो मारो और ट्राई करो, नहीं। इसका मतलब ये है किसी भी चीज की वैल्यू पुट करते जाओ और ट्राई करते जाओ जब तक उसकी फाइनल डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाओ। नहीं समझे? समझो, यहाँ समझो कैसे होगा ये, नाम में मत जाओ उसकी। देखो सब हमें एक केमिकल इक्वेशन ये दे दी है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अभी समझो इस इक्वेशन को। Fe क्या होता है, आयरन, जिसका नाम होता है फेरस, ठीक है। Fe3O4 क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। क्या है, फेरिक ऑक्साइड। ये दो कंपाउंड से मिलके बनती है, पता है, Fe3O4 कैसे। एक है आपका FeO, क्या है, एक FeO, दूसरा है Fe2O3, Fe2O3, इन दोनों से मिलके बनती है ये। ओके, ये मत बोलना कि अब भैया यहाँ पे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई और आयरन की वैलेंसी 4 हो गई, नहीं। ये इन दो कंपाउंड से मिलके बनी है, FeO और Fe2O3 से। इसको जैसे कि Fe2O3 को आप जानते हो रस्ट के नाम से, किसके नाम से, रस्ट के नाम से। जब FeO और Fe2O3 मिल जाते हैं तब बनता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे पहले क्या बोलता है, पहला स्टेप उसका ये है कि क्रिएट ए टेबल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बोथ साइड। यानी कि सबसे पहले तो एक टेबल बनाओ, उस टेबल में बनाओगे क्या, किसकी टेबल बनाओगे, नंबर ऑफ एटम की, यानी कि दोनों साइड, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये जो ये वाली रिएक्टेंट की साइड है इतनी, ये साइड जो है रिएक्टेंट की है और ये साइड किसकी है, प्रोडक्ट की है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड के एटम की टेबल बना लो कि कितने एटम है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा, एलिमेंट लिखा। क्या लिखा,
एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट लिखा। उसके बाद हमने लिखा हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। एलिमेंट सबसे पहले आपके पास कौन सा है, Fe यानी कि आयरन, लिख दो Fe, चलो ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दो, चलो ठीक है। तीसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, तीसरा एलिमेंट क्या है आपका, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लिख दिया मैंने। अब देखो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम कितनी है, यानी कि रिएक्टेंट में कितने नंबर हैं, कितने एटम हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, रिएक्टेंट वाली क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट वाली को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट वाली को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितने एटम है, आयरन का कितना एटम है, 1, ठीक है, लिख दिया। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, लिख दिए। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1, लिख दिया। अब ऐसे आ जाओ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में आयरन के कितने एटम है, 3, लिख दिए। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, लिख दिए। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4, लिख दिए, ठीक है भैया, हमने लिख दिए। क्या हुआ है ना, प्रोडक्ट में कितने आयरन थे, 3, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने थे, 2, और ऑक्सीजन कितने थे, 4, ठीक है। चलो इतना हमने कर दिया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप बोल रहा है, सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, सेलेक्ट कंपाउंड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सेलेक्ट कंपाउंड, उसने बोला कंपाउंड सेलेक्ट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम के संग, ठीक है। अब चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, कहीं से भी ले सकते हो। तो देखो इधर नीचे वाली रिएक्शन में देख लेते हैं, कंपाउंड कौन से हैं, एक तो H2 है और एक Fe3O4 है, ठीक है, दो कंपाउंड है। H2O में कितने नंबर ऑफ एटम है, 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरे Fe3O4 में कितने नंबर ऑफ एटम, 3 आपके आयरन के और 4 ऑक्सीजन के, यानी कि कितने हो गए, 7। इसमें कितने हैं, 7, यहाँ पे लिख दो। इसमें कितने एटम है, 7 है। इसमें कितने एटम है, 3 है। तो उसने बोला नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिस कंपाउंड में उसको सिलेक्ट करना है। हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, Fe3O4, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, ठीक है। एंड इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट एलिमेंट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, और उस कंपाउंड में उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। किसको, उस कंपाउंड में भी उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिसके नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम हो। तो देखो Fe3O4 में कौन सा कंपाउंड है सबसे मैक्सिमम नंबर का, आयरन के 3 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, तो ज्यादा एटम किसमें, ऑक्सीजन में। तो एलिमेंट क्या हुआ हमारा, ऑक्सीजन, डन। हमने कौन सा सेलेक्ट कर लिया, ऑक्सीजन का एटम। दूसरा स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप बोलता है आके कि अब ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करो। ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस कैसे करोगे, वो देखो, टेबल पे आ जाओ, चलो सॉरी। अब टेबल में ऑक्सीजन देखना, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, 4, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। किस में, प्रोडक्ट में नहीं, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। दिख नहीं रहा होगा ये, है ना, कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं दिख रहा, रुको कलर चेंज कर देते हैं, अब दिखेगा। तो हमने इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमने क्या देखा, 4 से मल्टीप्लाई पूरे में होगा, H2O ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो है नहीं, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कि नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होगा, तो पूरा सफिक्स लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो H2O में भी हो गया 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ तो ये दोनों तो हो गए बैलेंस, ऑक्सीजन तो हो गए बैलेंस, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखना ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन में भी 4 मल्टीप्लाई हो गए, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन में भी होगा क्योंकि दोनों एक ही कंपाउंड है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन में भी 4 का मल्टीप्लाई हो गया,
जो हमारे पास ऑलरेडी H2 था उसमें भी 4 का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ कर दो 4 का मल्टीप्लाई, ऊपर दिखा दो करके, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितने हो गए अब आपके पास 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। अरे भाई, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ और हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। तो अभी देखना, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गए ना, तो आपको प्रोडक्ट में भी कितने ऐड करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट में भी ऐड करने पड़ेंगे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी कर दो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। लो भाई, ये कर दिया हमने 4 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे तो केवल हाइड्रोजन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। ये भी कितने हो गए 8 हो गए, है ना, ये भी कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो ये दोनों तो हमारे बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बात रही Fe यानी कि आयरन की। आयरन कैसे बैलेंस होगा, आयरन कैसे बैलेंस होगा। अब आयरन में क्या हुआ, प्रोडक्ट कितना, मतलब प्रोडक्ट में कितने आयरन 3, रिएक्टेंट में कितने हैं 1, तो यहाँ कर दो आयरन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। रिएक्टेंट में किया है हमने आयरन का मल्टीप्लाई, लगा दिया आगे 3, Fe के आगे 3 लगा दिया, वाइट से लिख देता हूँ सही से देखिएगा, ठीक है। आयरन के आगे हमने लगा दिया क्या 3, डन डन, रिएक्शन हो गई बैलेंस, इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। अब यहाँ देखना, चेक कर लो एक बार, Fe कितने 3, Fe कितने रिएक्टेंट में, Fe कितने 3, प्रोडक्ट में Fe कितने 3, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने 8, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने 8, ठीक है। और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने 4, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने 4। सब तो बैलेंस हो गया, अब कुछ बचा क्या, नहीं, अब कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना सही है बैलेंस करना, ठीक है, इतना सही है बैलेंस करना, उसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसके पीछे मत पढ़ो। अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लोगे उससे आसानी रहेगी। अब देखो, ये तो कर लिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, ए बी और सी की, ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अब देखो, ए किसका कोफिशिएंट है, Fe का, बी किसका कोफिशिएंट है, H2O का, H2 किसका कोफिशिएंट है, सी का, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, सॉल्यूशन डालो, लिख देते हैं, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने इक्वेशन जब बैलेंस करी, ठीक है, इक्वेशन जब हमने बैलेंस करी तो हमारे पास वैल्यूज आ गई, है ना, वैल्यूज आ गई। देखो क्या आई, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, यानी कि Fe का आयरन का कोफिशिएंट कितना आया 3, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक। और H2O यानी कि वाटर की हमारे पास कितनी वो आई, 4 आई वैल्यू, तो बी कितना हो गया 4। और हाइड्रोजन यानी कि सी की वैल्यू कितनी आई 4, ये भी हो गया 4, ठीक है। एक बार देख लेना, सही है वैसे ये, ठीक है। और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है ना Fe3O4 के बाहर, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, वैल्यू क्या है 1 है, ओके। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब मतलब यहाँ पे पता है एक बात क्या हुई, कि हमसे क्वेश्चन पूछा फाइंड ए बी एंड सी, हमसे ये नहीं बोला कि इसको बैलेंस करो, हमसे ये नहीं बोला कि बैलेंस द इक्वेशन, हमसे ये बोला ये कि इसकी मतलब ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करो, इसमें क्या करो, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करो। तो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो एमसीक्यू में आएंगे, एमसीक्यू में आएंगे, उसके लिए ही अगला मेथड है एल्जेब्रिक मेथड, जो कि एक ट्रिक है, उससे आपका टाइम बहुत बचेगा, ठीक है। हाल 2 मिनट में कर दोगी। अभी भी देखो मैं समझाऊंगा तो मुझसे ये मत कहना कि भैया आपको समझाने में 10 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए, कह रहे थे आप बहुत जल्दी कर लोगे। खुद करोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आ जाएगा समझ में, ठीक है। ये तो इतना ही है, हिट एंड ट्रायल मेथड में से ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बस इतना ही है। चलो नेक्स्ट देख लो, ये है एल्जेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है।
चलो, एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है, क्या है एल्जेब्रिक मेथड में भी स्टेप्स लिखे हुए हैं, नीचे सब लिख के दिया है। वही इक्वेशन हमें फिर से दे दी, वही वाली इक्वेशन हमें बैलेंस करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप ये है कि राइट दी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि अनबैलेंस इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, और उसको असाइन करना है लेटर, एंड असाइन है लेटर। अरे भैया, लेटर कैसे असाइन करें, लेटर असाइन करना है, यानी कि वेरिएबल असाइन करना है। वेरिएबल असाइन करना, आपके पास मैथ्स का एक वो आया होगा लेक्चर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लेक्चर में भी बताया था कि लेटर कैसे असाइन करते हैं, यानी कि वेरिएबल असाइन करना। ठीक है, यहाँ पे भी वही करना है कि आपकी जो इक्वेशन है उसको एक कोफिशिएंट देना है, यानी कि हर एलिमेंट या हर कंपाउंड को एक कोफिशिएंट देना है। जैसे कि ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हो, जैसे वैसे ए बी सी डी ही देते हैं लगभग। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने आयरन को ए असाइन कर दिया, एफ को। ठीक है, वाटर को H2O को हमने बी असाइन कर दिया, Fe3O4 यानी कि फेरिक ऑक्साइड को हमने क्या कर दिया, आपका सी असाइन कर दिया, एंड हाइड्रोजन को डी असाइन कर दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है कोफिशिएंट टू ईच सब्सटेंस, एक हर सब्सटेंस को, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड को, जितने एलिमेंट है जितने कंपाउंड है सबको एक कोफिशिएंट देना है। ठीक, चलो, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेप ये है, फॉर ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए क्रिएट एन अलजेब्रिक इक्वेशन। अरे भैया, अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगा कैसे बनाएंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स, क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंट करेगा जो नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। समझो कैसे। सबसे पहले तो देखो इक्वेशन क्या होती है, पता है सबको इक्वेशन क्या होती है, समझा रखा है इक्वेशन क्या होती है। जो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि इक्वल टू का साइन आ जाए, ज्यादा नहीं जाना है, हमें मैथ्स नहीं पढ़नी है, हमें साइंस पढ़नी है। इधर देखो ना, एक मिनट, ये क्या गया, देखो एफ ई, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा हमारे पास, एफ ई। कौन सा एलिमेंट है सबसे पहला, एफ ई। ठीक, एफ ई है। ओके, तो सबसे पहले इस एफ ई एलिमेंट की इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। कितने एटम है एफ ई में, आयरन में कितने एटम है, 1। तो यहाँ पे जो आपने कोफिशिएंट दिया है उससे नंबर ऑफ एटम का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1 का हमने ए में मल्टीप्लाई किया, 1 का हमने किस में, ए में मल्टीप्लाई करा, कितना आया, ए। ठीक है, अब कोई और एफ ई है रिएक्टेंट में, नहीं, प्रोडक्ट में है ना एफ ई, तो उसके आगे लगा दो इक्वल्स टू। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में कितने एफ ई है, आयरन है 3। ठीक है, प्रोडक्ट में कितने हैं, 3, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, सी। तो यहाँ पे 3 का सी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, यहाँ पे आया ए इक्वल्स टू 3C, ए इक्वल्स टू 3C, 3C हो गया। चलो ठीक है, ये हमारी बन गई आपकी आयरन की रिएक्शन। क्या बन गई, आयरन एलिमेंट की रिएक्शन, बस खत्म। ऐसे सब एलिमेंट्स की रिएक्शन बना दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है, पे एक लाइन खींच लेते हैं, सही से लिख देता हूँ उनमें से। ठीक है, ये समझ में आया इक्वेशन कैसे बनानी है। हाँ, अब इसको लिखते हैं सही से। चलो, पहला हमारा एलिमेंट एफ ई। ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ए इक्वल्स टू 3C। क्या बनेगी, ए इक्वल्स टू 3C। एक लाइन खींच देते हैं। ठीक, चलो, नेक्स्ट हमारे पास है आपकी नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपका, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो है
कम गई, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पास कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिखा, इसकी इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन, 2, कोफिशिएंट बी, 2 का बी से मल्टीप्लाई किया क्या आया, 2b। ठीक है, इक्वल्स टू कितने हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में, 2, 2 और कोफिशिएंट डी, डी से मल्टीप्लाई किया 2 का तो क्या आया, 2d। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बना, b इक्वल्स टू डी। b इक्वल्स टू डी, क्या बना, b इक्वल्स टू डी। ये एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। ये एक इक्वेशन a इक्वल 3c थी, दूसरी इक्वेशन क्या थी, b इक्वल डी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। क्या है हमारे पास एलिमेंट, ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन की इक्वेशन बनाओ, कैसे बनाओगे। ऑक्सीजन कैसे आया, ऑक्सीजन बना, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, 1, और उसका कोफिशिएंट कितना है, बी, तो 1 का बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी ही रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 4 हैं, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इसका मल्टीप्लाई करोगे कोफिशिएंट सी से, तो यहाँ कितना बना, 4c। कितना बन गया, 4c। तो ये एक इक्वेशन और बन के आ गई, b इक्वल्स टू 4c। क्या बन के आ गई इक्वेशन, b इक्वल्स टू 4c। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर b d, मैं b की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, ठीक है, b की वैल्यू इधर रख दूंगा, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन के और तैयार हो जाएगी, क्या, 4c इक्वल्स टू डी। क्या बन के तैयार हो गई, 4c इक्वल्स टू डी। लेकिन अभी हमें इसका कोई काम नहीं है, तो हम अभी कुछ रखते नहीं है, अब हम यहाँ पे रख नहीं रहे। ठीक है, हाँ, चलो, ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया कि सबको इक्वेशन बनानी है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा, एज्यूम वन वेरिएबल इज वन एंड सॉल्व। किसी भी एक वेरिएबल को 1 मान लो। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल को क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। जैसे कि हमने a को क्या मान लिया, 1 मान लिया, लेट a इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसको सॉल्व करते चले जाओ, आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते चले जाओ, a को अगर हमने 1 माना, तो 1 इक्वल यहाँ पे रख दो, a की वैल्यू क्या होगी, 1 इक्वल टू 3c। कलर चेंज कर देता हूँ जिससे सब सही से समझ में तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इक्वल्स टू 3c। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब यहाँ पे आपको अगर लग रहा है ना कि मेरे पास वैल्यू मतलब फ्रैक्शन में आ रही है, तो उसका एक तरीका है, सारी वैल्यूज निकाल के जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू, है ना, जब हम वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो सबको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जितना डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर दोनों साइड। या फिर एक तरीका दूसरा है कि किसी और को 1 मान लो। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे a को 1 माना, सॉरी, यहाँ पे जैसे हमने a को 1 माना, a को 1 ना मान के हम यहाँ पे अगर b को 1 मान लेते हैं। ठीक है, b को हमने क्या माना, 1, b को क्या माना, 1, तो b की वैल्यू तो 1 है ही, संग में d की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। बट अब कहोगे ये तो ठीक है, अब जब वैल्यू यहाँ बी में रखो, इस वाली इधर रखोगे ना बी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू तो और चली जाएगी। ठीक है, रख दो बी की वैल्यू 1, अगर रखी तो 1 इक्वल क्या हुआ, 4c। ओके, और सी का वैल्यू कितना आया, 1/4। सी की वैल्यू कितनी आई, 1/4। अब ये जो सी की वैल्यू आई वो वहां रख दो,
इधर पहली वाली इक्वेशन में रखो तो क्या मिलेगा आपको, a इक्वल्स टू 3 इंटू 1/4 यानी कि 3/4। ये आपके पास ए बी सी डी सबकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब क्या करना है ना, थर्ड स्टेप तो हमारा हो गया, सॉल्व हो गया, किसी को बनवान के सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू हमारे पास आई है उनको बस पुट कर देना है ए बी सी डी की जगह। तो पुट करते हैं, चलो ए की वैल्यू कितनी आई, नीचे देखना यहाँ पे आया 3/4 एफ ई। क्या है 3/4 एफ ई, ठीक है। प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 1, तो ऐसे ही छोड़ दो। क्या आया H2O, है ना, क्या आया H2O, ठीक है। गिव्स यानी कि एरो। सी की वैल्यू कितनी आई 1/4, लिखो 1/4 इंटू Fe3O4, Fe3O4, ठीक है। प्लस नेक्स्ट हमारा जो आया वैल्यू, नेक्स्ट जो वैल्यू आई वो आई DI1, तो यहाँ पे ऐसी लिख के छोड़ दो H2। अब देखना यहाँ पे या तो इसको डिनोमिनेटर में लिखा छोड़ दो, है ना, या तो इसको डिनोमिनेटर में लिखा छोड़ दो, या फिर मतलब जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसमें लिखा छोड़ दो, या फिर क्या करो ना, ये जो दो दिख रहे हैं इनको एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है ना, उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। उसका क्या कर दोगे, ऊपर मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पे दो डिनोमिनेटर में 4 है, तो ऊपर ना पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन में क्या कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब बोलोगे भैया इक्वेशन तो चेंज हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इधर भी LHS में भी मल्टीप्लाई होगा, RHS में भी मल्टीप्लाई होगा। अगर मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बनेगी 3FE, क्योंकि 4 से 4 हो जाएगा क्या, कैंसिल। तो क्या बनेगी 3FE प्लस 4H2O, है ना, 4H2O गिव्स 4 से 4 सी में भी, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, सिर्फ Fe3O4, Fe3O4 प्लस H2 4H2। अब चेक कर लेना यही इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, चेक कर लेना यही इक्वेशन थी। ये सिर्फ इतना सही है, ज़्यादा बड़ा तरीका नहीं है इसका सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का ज़्यादा बड़ा तरीका नहीं है, इतना सही है। अब ये मत कहना भैया बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। बहुत टाइम तो तुम्हें समझाने में लग गया, खुद करके देखोगे ना एक दो क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको करने में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, इससे पीछे वाला। अब मैंने पता है ये क्वेश्चन इसमें क्यों डाला था, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला था, अगर तुम्हारे पास अभी ऐसा क्वेश्चन आया ना, आगे ये वाला इधर वाला क्वेश्चन आया ABC फाइंड करना है, तो ये देखो यहाँ तो हमने क्या किया है, A B और C ही फाइंड किए हैं। हाँ वो बात अलग है, हमारे वेरिएबल उनके वेरिएबल अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने काम यहाँ पे यही किया है, ठीक है। बैलेंसिंग में देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, बैलेंसिंग में कुछ गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, या तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड A B एंड C, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। या फिर डायरेक्ट बोलेगा कि बैलेंस करो इक्वेशन, ठीक है, या बोलेगा चेक वेदर दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। ये वाला जो क्वेश्चन है वो चांस बहुत कम है आने के। आपसे ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा या बोलेगा बैलेंस करो इक्वेशन, ये एक नंबर के हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, केस स्टडी आ सकती है। क्या आ सकती है, केस स्टडी। केस स्टडी में आपके पास से कोई एक्टिविटी होगी, ठीक है, जैसे कि हमारी पहली एक्टिविटी है, हमें दे रखी है मैग्नीशियम रिबन की, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन आपकी बुक में पहली एक्टिविटी है, शायद वही पहली है ना, हाँ पहली वही एक्टिविटी है। तो उसकी कहीं ना कहीं एक केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल इक्वेशन बनेगी। अब केमिकल इक्वेशन बनेगी तो वो बैलेंस भी होगी, केमिकल इक्वेशन। तो वो यही पूछेगा, तो वो क्या बोलेगा, वो यही बोलेगा कि आपके केस स्टडी में बोलेगा कि राइट द केमिकल इक्वेशन, है ना, राइट द केमिकल इक्वेशन और बैलेंस इट। तो बात वही है, केमिकल इक्वेशन लिखवा के बैलेंस करवा लेगा, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछ रहा वो वर्ड इक्वेशन क्या होती है। एक भाई मुझसे किसी ने पूछा था कि भैया वर्ड इक्वेशन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन बता दो। वर्ड इक्वेशन बेटा ये होती है, एक बार समझ लो आप क्या होती है, वैसा नहीं पूछेगा, ये देखो
वर्ड इक्वेशन ये होती है जो लिखी हुई है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, इस फॉर्म में जो लिखी हुई है ये वर्ड इक्वेशन होती है, यानी कि जो वर्ड्स के फॉर्म में लिखी हुई है। ओके, यही होती है। इसको क्या बोलते हैं, जो दूसरी वाली है नॉर्मल जो लिखी रहती है वो है अनबैलेंस या स्केलेटल इक्वेशन, और जो हमने बैलेंस कर दी वो हो गई बैलेंस इक्वेशन। ठीक, ओके। अब टॉपिक पे देखते हैं, हमारा अब कौन सा टॉपिक बचा। इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन भी हो गया। ठीक है, ये ट्रिक है, यहाँ पे मैं ट्रिक के बारे में लिख देता हूँ, देख लेना, पीडीएफ देख लेना एक बार ध्यान से, तुम्हें कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे इस पीडीएफ में, एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज, और जो है माइंड मैप मिल जाएगा, माइंड मैप भी लगा दूंगा मैं इसमें। ठीक है, देख लेना। राइटिंग इक्वेशन आफ्टर बैलेंस, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अब हमारा टेलीग्राम चैनल भी बन रहा है, और उस टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड लास्ट में लगा दिया जाएगा, एक बार सब लोग सब बच्चों से ज्वाइन कर लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइटिंग इक्वेशन आफ्टर बैलेंस। अरे भैया बड़ा छोटा सा टॉपिक है, समझो। ठीक है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, समझो। राइटिंग केमिकल इक्वेशन आफ्टर बैलेंस। ठीक, सबसे पहले बैलेंसिंग, अच्छा तुम्हें ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, है ना, अब सही दिख रहा होगा। देखो, केमिकल इक्वेशन आपने बैलेंस कर ली, उसके बाद क्या आप उसे सही से लिखना जानते हैं? नहीं। हम लोग पता है नॉर्मली केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है, वहीं पे लिख देता हूँ। हम लोगों ने लिख दी, मान लो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई, तो हमने ये सब नहीं लिखा, सॉलिड लिक्विड गैस वगैरह ये कुछ नहीं लगाया। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस ये हमने कुछ नहीं लगाया, स्टेट नहीं लगाई, हमने नॉर्मल लिख देती है। तो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, नंबर कटने के चांस होते हैं पूरे, पता है, नंबर आपके कट सकते हैं इससे। चांस क्या होते हैं, नंबर कट सकते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में लिखा है स्टेट लिखना इज मैंडेटरी, मतलब स्टेट जो हमारी स्टेट है, जैसे मैथमेटिक्स में विदाउट यूनिट कुछ नहीं होता ना, यूनिट के बिना नंबर कट जाते हैं, इसमें बिना स्टेट के केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो नंबर कटेंगे, नंबर डिडक्ट होंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, ये जैसे जो रिएक्टेंट हैं ये, ठीक है, ये जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं जितने भी, ठीक है, उनकी हमें क्या लिखनी होती है, केमिकल, वो सॉरी, इनकी क्या लिखनी होती है हमें, फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड या गैस, यही फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस ये लिखनी होती है। पहला पॉइंट तो हमारा ये हुआ, पहला पॉइंट। ठीक है, एक नंबर। दूसरा पॉइंट है कि कंडीशन ऑफ रिएक्शन, अगर हमारी रिएक्शन में कोई कंडीशन लग रही है ना, जैसे कि मैंने बताया था, अब कैटलिस्ट समझाते हैं क्या होता है। यहाँ पे लिखा था क्या, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बारे में ही लिखा था। हाँ, अब समझो कैटलिस्ट क्या होता है। रिएक्शन में कोई कंडीशन लगती है, कैसे, प्रेशर, टेम्परेचर, सनलाइट, क्लोरोफिल एटसेट्रा, रिएक्शन की एक कंडीशन है। ये सब कंडीशन नहीं है, इन सबको बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, ओके, ये कंडीशन भी लिखनी जरूरी होती है। दूसरा पॉइंट ये है, एक पॉइंट और है, इसमें लिखा नहीं है, एक पॉइंट और है कि आप जब कोई रिएक्शन लिखते हो तो उसके नाम जरूर लिखनी है, या जैसे आयरन और H2 है उसका तो ठीक है नहीं लिखो चलेगा, लेकिन ये जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड नया बना, अब FeH2 तो सबको पता है। ठीक है, तो जो Fe3O4 है, यानी कि जो फेरिक ऑक्साइड है, उसका नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि आयरन और H2O वाटर है, Fe आयरन है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये जो नए कंपाउंड बनते हैं इनका नाम लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक टेबल बनी हुई है फिजिकल स्टेट की और सिंबल की। फिजिकल स्टेट को सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिक्विड को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, गैस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एक अपवर्ड का एरो बना देते हैं। ठीक है, या तो गैस लिख दो, या फिर यहाँ पे देखो मैं अपवर्ड का एरो बना दूंगा, तो समझ जाओ ना कि गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन को एक यू से करते हैं। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, डिजोल्व इन वाटर सोल्यूशन, जो सोल्यूशन किस में डिजोल्व हो, वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट
को लिख देते हैं पीपीटी या डाउन एरो से लिख देते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? रिमेनिंग सॉलिड, जो कि बताया था मैंने, और आगे जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का टाइप है उसमें भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक रिएक्शन लिखी हुई है, सीओ गैस। सीओ क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और जब 2H2 यानी कि हाइड्रोजन, जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस मिलती हैं तो क्या बनता है? CH3OH। CH3OH कौन से स्टेट में बनता है? लिक्विड स्टेट में। ये बन कहाँ से आ जाता है लिक्विड की जगह? ठीक है, तो CH3OH बन गया हमारा किसकी प्रेजेंस में? 340 एटम, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यही है राइटिंग केमिकल इक्वेशन आफ्टर बैलेंस। केमिकल इक्वेशन लिखना आफ्टर बैलेंस, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में, ये इतना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए हमारे संग। नेक्स्ट पार्ट आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, कल परसों में आपका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर देंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। और साथ ही आपको जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको एक बार देख लेना, अच्छे से रिवाइज मार लेना। थोड़े से क्वेश्चन आंसर एंड पीवाईक्यू की बुक भी दे दूंगा मैं, मतलब पीवाईक्यू की जो लिस्ट है, यानी कि पीवाईक्यू जो क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर वाले वो भी दे देंगे। और संग में पहले भी मैथ्स के कुछ लेक्चर आ चुके हैं, फिजिक्स के कुछ लेक्चर आ चुके हैं, एंड फिजिक्स आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार जाके चैनल पर जरूर देखना। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।